ताकि सरकार भी सहयोग करे। उस तरह का भी कोई सहयोग सीधे तौर पे नहीं मिल पाया, तो इसके लिए मैं सरकार को कम दोषी दूंगा कि जजों की नियुक्ति लंबे समय से नहीं हो पाई है। इसका ऐसे लिटिगेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है। जलन की वजह से, कठिनाइयों की वजह से लोग खड़ी करते हैं। मैं किसी एक को दोष नहीं देना चाहता। बाहरी और भीतरी की बात हर बार नहीं की जानी चाहिए। बाहर से जितने भी जजेस आए, सीधे तौर पे उनको नकार देना गलत बात है। एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और हर पद को लेकर जो दावेदार हैं अपनी ओर से पुरजोर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद यानी कि अध्यक्ष पद, उसको लेकर कई दावेदार हैं, कई महारथी हैं। अभी हमारे साथ पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार हैं, वरीय अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। महत्वपूर्ण दावेदार में से एक हैं। सर, जो पद है काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक तरह से कह सकते हैं हाई कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी ये पद जो है रखता है। सामने में रितु मैम हैं, रितु कुमार निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं, वो भी दावेदार के रूप में हैं। कितना चैलेंजिंग इस पद को देख रहे हैं, किस प्रकार से टैकल करेंगे? देखिए, हाई कोर्ट की एसोसिएशन जो है वो हाई कोर्ट का एक परिवार है वकीलों का, और मैं किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, परंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि महाधिवक्ता के रूप में, चेयरमैन स्टेट बार काउंसिल के रूप में और एक सीनियर एडवोकेट के रूप में मुझे एक लंबा अनुभव रहा है 31 वर्षों का। विगत कुछ वर्षों में जो हाई कोर्ट की स्थिति है उसमें मैं समझता हूँ कि वकीलों के बीच में एकता की कमी हुई है और वकीलों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। माननीय न्यायालय जो हैं वो थोड़ा सा हॉस्टाइल हो गए हैं और जजेस की संख्या कम रही, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। यंगस्टर्स को या युवा अधिवक्ताओं को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हम लोगों को मिली थी या हम लोगों को प्राप्त हुई थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स के लिए कम हुई है। जहाँ तक सवाल है मिडिल एज्ड एडवोकेट्स का या जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बार एंड बेंच रिलेशनशिप गड़बड़ाया है, सही नहीं है और ये सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लॉयर जो है वो इस इंस्टीट्यूशन के लिए एक ऑफिसर माने जाते हैं। उनके साथ भी व्यवहार जो है वो सही होना चाहिए। और माननीय न्यायालय के सामने में हम लोग अपने मुवक्किलों की बात रखने आते हैं तो स्टैम्प रिपोर्टिंग, फाइलिंग, लिस्टिंग, मेंशनिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ एक लोगों की बात जल्दी हो और कुछ लोगों का मामला जो है वो लिस्ट ना हो, परेशानियां हो, मेंशनिंग में दिक्कतें आए, तो ये सुधार करने की आवश्यकता है। युवा अधिवक्ताओं के लिए जो है वो मौके कम हों तो उनका ग्रोथ रुकेगा। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का जो कैंटीन है वो भी और बेहतर होना चाहिए। लाइब्रेरी है वो बिल्कुल अप टू डेट ऑनलाइन होना चाहिए। सारी सुविधाएं लॉयर्स को वैसी मिलनी चाहिए जो आम तौर पे अन्य हाई कोर्ट्स में या बड़े हाई कोर्ट्स में, जैसे बॉम्बे बार है, दिल्ली बार है, उस तरह की सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। आपस में एकमत लॉयर्स नहीं देख पा रहा हूँ। चूँकि बड़े पदों पर था पहले और मैं समझता हूँ कि सभी वर्गों में मेरी अच्छी पहचान है। मैं किसी भेदभाव के तरह या भेदभाव के तहत काम करता रहा, ऐसी बात नहीं हो सकती है। सभी वर्गों को, सभी युवाओं को मैंने अपॉर्चुनिटीज़ अपने कार्यकाल में दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या जो आज खड़ी हुई है ये हमारे विगत जो एडवोकेट एसोसिएशन की बॉडी थी उसकी है और मैं चाहूँगा कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो, सुधार हो, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यंगस्टर्स को खास करके ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और
वरीय जो अधिवक्तागण हैं उनको सम्मान मिले, ये सबसे ज़रूरी है। और ये चूँकि कम होता जा रहा है तो चिंता का विषय है। करंट कमेटी जो है, एडहॉक कमेटी है, उसके पहले जो वर्तमान कमेटी चल रही थी, कमेटी ने बेहतर काम किया नहीं किया, क्या शिकायत है आप लोग की? देखिए, हम लोगों के पास एक स्केल है। मैं समझता हूँ कि जो मेरे जैसा अधिवक्ता है जो 30 से 31 साल काम कर चुका है, तो समय या कालखंडों में अगर बांट के देखें तो 2020 तक परिस्थितियां जो हैं कमोबेश ठीक ठाक रहीं। 2020 के बाद लगातार, चाहे कारण जो भी हो, जजेस की संख्या में कमी आई है। मैंने एज एडवोकेट जनरल काफ़ी बड़े प्रयास किए थे। मैंने यंगस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी की थी। 120 पद हुआ करते थे, वो घट गया है। APPs जो हैं उनके लिए काफ़ी सारे काम किए गए। जो फंड है वो बजट वो हमारे कार्यकाल में एडवोकेट जनरल ऑफिस में आया। तो अभी मैं देखता हूँ कि अधिवक्ताओं को जो सरकारी साइड में काम कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हुई है और उनके बारे में जो पेमेंट था वो भी कम हुआ है। बड़ा आश्चर्यजनक है। उसी तरह से बार एंड बेंच रिलेशनशिप की बात करूं तो 2020 से पहले बार एंड बेंच रिलेशनशिप इतनी पुअर नहीं थी जितना पुअर अब हो गया है। और लगभग सारे अधिवक्ता ये शिकायत करने लगे हैं और कोर्ट में कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण जो भी हो, मीटिंग नहीं होना, विगत लगभग 3-4 साल से मुझे याद नहीं है कि कोई जनरल बॉडी की मीटिंग होती है और जो आम मेंबर्स हैं उनको बुला करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया गया। ये जो बॉडी थी पूर्व की, ये लोग अपने से ही सब काम करते रहे और अपने मन से जो समझ में आता है या समझ में इनको आता रहा, वो अपनी भावनाएं जो हैं वो बता करके आते थे या नहीं बताते थे। ये एक अजीब सा संकट खड़ा हुआ है। तो लॉयर्स जिसके मन में भावनाएं हैं वो कुछ कह नहीं पा रहा है और वो प्रतिदिन के हिसाब से संकट झेल रहा है। इस संकट को उबारने के लिए सारे अधिवक्ताओं को एकजुट होने की आवश्यकता थी और उनके साथ बराबर समय समय पर बैठक करके उनकी समस्याओं को जजेस के सामने पहुंचाने की समस्या है, जो कि मैं समझता हूं कि मैं पूरी कर पाऊंगा। जब बार और बेंच के बीच का तारतम्य या रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बार जो है वो ऑनरेबल जजेस को रिस्पेक्ट करती है और ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बार के मेंबर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। खास करके यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, बन जाती है। नए जजेस को बनाने के लिए जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए उसमें त्वरित गति से काम होना चाहिए। सरकारी अधिवक्ताओं की संख्या का सवाल है, वो घटने की जगह बढ़ना चाहिए। केसेस की संख्या घट रही है। स्टैम्प रिपोर्टिंग में अत्यंत संकट हुआ करता है आजकल और केसेस की लिस्टिंग भी एक समस्या हो गई है। तो ये सभी चीज़ें बार और बेंच को मिलकर के करना होता है और मैं समझता हूँ कि ये सभी चीज़ें और ये सभी विषय मेरे ध्यान में है। बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, चेम्बर्स इत्यादि प्रोवाइड कराना, अच्छी कैंटीन। मुझे एक विषय याद भी है कि अधिवक्ताओं की कोऑपरेटिव के लिए सरकार की तरफ से एक पेंडिंग था प्रस्ताव और सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी आया था कि लगभग 17.5 या 18.5 एकड़ की ज़मीन जो है वो चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अधिवक्ताओं के उसमें ले सकते थे, परंतु वर्तमान बॉडी जो अभी चल रही है उसने कोई काम नहीं किया और इसका परिणाम ये है कि अधिवक्ता जो हैं वो कम पैसे में जो घर बना सकते थे या फ्लैट बनवा सकते थे वो इस बात से वंचित रहे। सरकार के साथ एक ऐसा तारतम्य, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बैठनी चाहिए लॉयर्स की कि सरकार भी सहयोग करे। उस तरह का भी कोई सहयोग
सीधे तौर पे नहीं मिल पाया, तो इसके लिए मैं सरकार को कम दोषी दूंगा और इसके लिए एडवोकेट एसोसिएशन के जो कर्ता धर्ता अब तक रहे हैं उसको मैं ज़्यादा दोष देना चाहता हूँ। सर, जजों की नियुक्ति का मुद्दा भी काफ़ी गर्म है इस बार के चुनाव में कि जजों की नियुक्ति लंबे समय से नहीं हो पाई है। इसका ऐसा लिटिगेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है। देखिए, लिटिगेशंस की संख्या वास्तव में घटी है और अधिवक्ताओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हुआ है। जजेस की संख्या, देखिए विगत कुछ समय में मैंने ये भी देखा है कि किसी अच्छे योग्य लॉयर का नाम जाता है तो भी परेशानियां जलन के वजह से, कठिनाइयों की वजह से लोग खड़ी करते हैं। मैं किसी एक को दोष नहीं देना चाहता। बाहरी का बात कहा जाता है कि बाहरी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे यहाँ शामिल कर दिया जाता है, इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। देखिए, बाहरी और भीतरी की बात हर बार नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस राज्य का है और यदि सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहा है तो उसको सीधे तौर पे नकार देना या बाहरी कह देना गलत नहीं है। रादर वो गलत होगा, क्योंकि देखिए जस्टिस चंद्रशेखर जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ अपॉइंट हुए थे और हमारे बार के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। आज भी हम लोग काफ़ी उनको प्यार करते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं। इसी तरह से बाहर से जितने भी जजेज आए सीधे तौर पे उनको नकार देना गलत बात है। हाँ, यदि किसी तरह का लगाव या किसी तरह का जुड़ाव इस राज्य से किसी व्यक्ति का नहीं रहा है तो जरूर, अभी देखिए वर्तमान में भी कुछ नाम गए हैं, तो क्या दो एक नाम जो अभी रिकमेंड हुए हैं, क्या उनको हम बाहरी कर सकते हैं? खास करके जब उनके पिताजी यहाँ पे जज के तौर पे कार्य करते थे। तो देखिए, अधिवक्ताओं को इस विषय पे थोड़ा लिमिटेड और कैलकुलेटेड आपत्ति करनी चाहिए और गंभीर प्रकार की आपत्ति जो कर देते हैं आमतौर पे, इससे अधिवक्ताओं को संकट ही हुआ है। हमें जजेस चाहिए, चाहे किसी भी राज्य से ट्रांसफ़र करा के जजेस को लाइए। वो जजेस जब भी आते हैं यहाँ पे, जस्टिस कोहली थे, जस्टिस आलोक सिंह थे, जस्टिस आपको बरकौली थे, बहुत सारे जजेस के नाम लूँगा, जस्टिस पटनायक थे, तो सारे जजेस बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ आकर के अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमें किसी प्रकार से जजेस चाहिए और यहाँ के जजेस जो यहाँ की संस्था को कोऑपरेट नहीं करते हैं, हम लोगों को बिल्कुल इस बात की आपत्ति करनी चाहिए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यदि मान लिया जाए कि कोई ऑनरेबल जज यहाँ रह के भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं और उनके कार्य क्रियाकलाप से यदि अधिवक्ता समुदाय को ठेस पहुँचती है, तो मैं इसका प्रतिकार करने के लिए तैयार हूँ और इस बात को एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं ज़रूर भविष्य में रखूँगा यदि मैं प्रेसिडेंट के चुनाव में सफल हो जाता हूँ। सर, अंतिम प्रश्न, अधिवक्ताओं की ओर से एक और जो है वो मुद्दा सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रदेशों के एसोसिएशन है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे हर फ्राइडे को कोई फैकल्टी गेस्ट आते हैं या फिर जज आते हैं और एक वर्कशॉप का आयोजन होता है, लेकिन उस प्रकार का कोई यहाँ पे एडॉप्शन नहीं हो पाया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ जो नए युवा मेंबर्स आते हैं उन लोगों को प्रारंभिक तौर पे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। या तो वो सीनियर्स के साथ रह के सीखते हैं या उनको इस तरह के वर्कशॉप की आवश्यकता होती है। हम लोग मिलते ही नहीं हैं तो वर्कशॉप की बात कहाँ से करें? हमारी जो पिछली बॉडी थी वो लगभग 6-7 साल से लगातार चल रही थी। इन्होंने लगभग इस तरह का माहौल बना लिया था कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं परमानेंट हूँ। तो इस वजह से कठिनाइयाँ खड़ी हुई हैं और ऐसे वर्कशॉप ज़रूर आयोजित किया जाएंगे। लॉयर्स की अपनी बड़ी टीम होती है, बहुत सारे सक्षम सीनियर्स हैं जो इस तरह के आयोजनों के लिए अपना जो है वो योगदान देते हैं। चाहे तो वो आकर के मोटिवेशनल स्पीच देंगे या जो छोटा मोटा आयोजन है और खर्च है वो भी बेयर करने के लिए यहाँ के सीनियर्स तैयार होते हैं। देखिए, यहाँ के युवा
जो अधिवक्ता हैं वही फ्यूचर के सीनियर एडवोकेट्स होंगे और फ्यूचर के जजेस होंगे, तो उनको शेप करने की जिम्मेदारी हम सबों की है। देखिए, मैंने लगभग अपने जीवन में और वकालत के करियर में फर्स्ट जनरेशन का लॉयर होने के बावजूद हासिल किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम अधिवक्ता को जो फर्स्ट जनरेशन का है या इवन सेकंड या थर्ड जनरेशन का है, उसको किस तरह की कठिनाई आती है। उसको केसेस नहीं मिलते हैं, यदि मिलते भी हैं तो सीनियर्स का सहयोग नहीं मिलता है, ज़्यादा फीस नहीं मिलती है। यदि केस उसको मिला भी तो मेंशनिंग अगर करने जाते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से मेंशनिंग करनी चाहिए और कौन सा मैटर जो है वो किनके सहयोग से वो न्यायालय में बहस करवा सकते हैं, कर सकते हैं स्वयं। तो देखिए, ये सारा कुछ बिगड़ चुका है यहाँ पे, और ये वैसे मुकाम पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ के बाद यदि हम लोग अभी के वातावरण को बदलेंगे नहीं तो हम लोग सारे तकलीफ में होंगे। युवाओं को अभी तकलीफ हो रही है, मध्य एज के जो एडवोकेट्स हैं उनको तकलीफ हो रही है, सीनियर्स को भी तकलीफ होने लगेगी। कोर्ट की एटमॉस्फेयर कुल मिलाकर के बिल्कुल हॉस्टाइल हो चुकी है। यहाँ पे जो सुविधाएं लॉयर्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। और आपने सही कहा कि कभी वर्कशॉप नहीं होता है, यहाँ पे वकीलों का कोई बड़ा आयोजन नहीं होता है और वकील आपस में ही नहीं मिलते हैं। हम लोग लॉयर्स के बीच में कोई एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, और हम लोग और जजेस के बीच में एक लंबा सा गैप बन गया है, एज इफ कि हम लोग जजेस को बिल्कुल गर्दन उलट करके आसमान की तरफ देखते हैं। ये गलत बात है। ये जजेस जो है वो जब कुर्सी पे बैठे होते हैं, हम लोग बाध्य हैं उनको सम्मान देने के लिए। हम लोग किसी प्रकार का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं उनका अपमान करके, परंतु एट द सेम टाइम लॉयर्स का सम्मान भी होना चाहिए। लॉयर्स के बीच में इस तरह की एकजुटता होनी चाहिए कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इक्वल सम्मान लॉयर्स की करे और यंगस्टर्स को थोड़े अधिक मौके दिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो ये कई मुद्दे हैं जिसमें चैम्बर का मुद्दा हो, जजेस की नियुक्ति का मुद्दा हो, कैंटीन का हो, लाइब्रेरी का हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, तो ये कई मुद्दे हैं जिसको लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो प्रत्याशी इन मुद्दों को लेकर मुखरता से अपनी बात रखेगा और वोटर्स को कन्विंस कर पाएगा, वही इस चुनाव में अपनी जीत हासिल कर पाएगा। देखने वाली बात होगी कि 22 तारीख को रिजल्ट आता है तो उसमें कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जीत हासिल करता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।